देखिए, अप्लाइड फिज़िक्स में वर्क पावर एनर्जी हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 या फिर यूनिट नंबर 4 रोटेशनल मोशन यानी कि हिंदी में इसे घूर्णन गति भी कहते हैं। और आज हम इसके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। हम देखेंगे घूर्णन गति होती क्या है, पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं इसमें और फिर इसका कारण क्या है। घूर्णन गति कौन करवा सकता है, उसके लिए आपको फोर्स से काम चल जाएगा या फिर कुछ और चाहिए आपको ताकि बॉडी रोटेट कर सके। इस सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि घूर्णन गति किन बॉडीज में हो सकती है। मतलब क्या हम लिक्विड को भी अगर फोर्स लगा दें तो क्या वो घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है ना, कौन सी चीजें रोटेट कर सकती हैं आसानी से। तो सबसे पहला कंसेप्ट इसके अंदर आता है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे हम रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन जो होते हैं यानी कि घूर्णन गति जो होती है, घूर्णन गति का मतलब इस तरह से सर्कुल मतलब घूमना, सर्कुलेट करना या रिवॉल्व करना अपनी एक्सिस पे। तो ये चीज़ें जो हैं वो वही कर सकती हैं जो रिजिड होती हैं। रिजिड बॉडी का कंसेप्ट हमारे पास इसीलिए होता है कि जो बॉडीज रिजिड होती हैं वही जा कर के रोटेट कर सकती हैं। अगर कोई बॉडी जो है वो सपोज करिए मतलब ढीली ढाली सी है, जैसे रुई का टुकड़ा ले लिया आपने, ठीक है ना। अब रुई के टुकड़े में मान लिया सपोज करिए आप किसी पार्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाए भी तो पता लग रहा है वही पार्ट जो है निकल के दूर भाग जाएगा बस, बाकी रुई हिलेगी भी नहीं या थोड़ा बहुत हिल सकती है। तो रोटेशन अगर पॉसिबल है, अगर आपको किसी बॉडी को रोटेट कराना है तो पहली बात कंडीशन होती है कि उसका रिजिड होना बहुत ज़रूरी है, उसका दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। अब दृढ़ता की पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि ऐसे तो हमने देख लिया कि दबा दबा करके और या खींच करके, वो ना दबे ना खींचे तो वो बॉडी रिजिड हो जाएगी। लेकिन फिजिक्स में कैसे उसको डिफाइन करेंगे? तो आप देखिए, अगर कोई बॉडी हमारे पास है और उसके अंदर दो पॉइंट्स ए और बी हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सपोज डी है, तो अगर ये फोर्स अप्लाई करने पे, फोर्स हम अप्लाई करें और अगर मान लिया सपोज करिए वो डिस्टेंस जो है वो वेरी ना करे, ठीक है ना, उनके बीच की डिस्टेंस ना बदले। जैसे मान लिया सपोज करिए आपने इसको दबाने की कोशिश करी, इस तरह से फोर्स लगाने की कोशिश करी और पता लगा डिस्टेंस बदल गई, इसका मतलब ये दब गई। आपने अगर खींचने की कोशिश करी, इधर से उधर खींचने की कोशिश करी और डिस्टेंस बढ़ गई, तो इसका मतलब बॉडी जो है वो खिंच गई, इसका मतलब वो रिजिड नहीं है। तो अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करें और डी जो है आपका वेरी ना करे, मतलब बदले ना, तो बॉडी हमारी जो है वो रिजिड होती है। और अगर डी जो है वेरी कर जाए, अब उसे आप सॉफ्ट कहें या क्या कहें, लिक्विड है, गैस है या जो भी है, वो चीज़ उसमें कह सकते हैं आप। तो रिजिड बॉडी का कंसेप्ट फिजिक्स के हिसाब से ये है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर फोर्स लगाने पे नहीं बदलती है तो बॉडी रिजिड कहलाएगी। और अगर वो चेंज की शुरुआत आपकी इसी आर्टिकल से होती है, चाहे आप कोई भी बुक उठा करके देख लें। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है बल आघूर्ण। इसका मतलब इंग्लिश में इसे टॉर्क कहते हैं। और बल यानी कि फोर्स और आघूर्ण मतलब मोमेंट होता है इंग्लिश में, तो इसका दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स ये भी होता है। ठीक है ना। टॉर्क का यूज जो है वो डेली लाइफ में करते हैं, डेली लाइफ में आपने सुना होगा। और मोमेंट ऑफ फोर्स ये केवल फिजिक्स में ही इस्तेमाल होता है, डेली लाइफ में इससे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब जिसने फिजिक्स नहीं भी पढ़ी, टॉर्क का मतलब वो भी समझता है, लेकिन जिसने फिजिक्स पढ़ी है मोमेंट ऑफ फोर्स केवल वही समझ सकता है। ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ पहले टॉर्क का डेली लाइफ में यूज कहाँ होता है। जैसे मान लिया सपोज करिए कोई इंजन है आपका, किसी गाड़ी में इंजन है, तो वो कहा जाता है कि इंजन जो है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है। या फिर ट्रैक्टर है कोई, तो उसके क्षमता यानी कि इफिशियंसी, यानी कि इफिशियंसी तो खैर एक अलग टर्म हो गया, लेकिन उसके इंजन की पावर को भी हम टॉर्क से दिखाते हैं। तो केवल टॉर्क कहने का मतलब है कि आपको मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि उस फोर्स के अंदर किसी बॉडी को रोटेट कराने की कितनी टेंडेंसी है। टॉर्क जो है वो जनरली क्वालिटेटिवली क्या शो करता है, अगर हम इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन देखें तो फोर्स के अंदर किसी बॉडी को रोटेट कराने का यानी कि रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने की कितनी टेंडेंसी है। ठीक है ना। अगर वो फोर्स जो है बहुत अच्छी से बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करा रहा है, बहुत ज्यादा उसको रोटेट करा दे रहा है, तो हम कहेंगे उस फोर्स का टॉर्क कुछ ज्यादा है, यानी कि उसका मोमेंट जो है वो ज्यादा है।
और अगर मान लिया फोर्स के अंदर कमजोर इंजन है, जाहिर सी बात है कमजोर इंजन जो है वो तेल भी कम खाएगा, डीजल या पेट्रोल वो कम खाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि उस केस में जो है उसके अंदर रोटेशनल टेंडेंसी भी कम होगी। जैसे मान लिया टॉर्क का फायदा कहाँ मिलता है, आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियां 4 व्हील ड्राइव होती हैं। 4 व्हील ड्राइव का मतलब ये हुआ कि आगे के दोनों पहिए भी चलते हैं, उनके तो पीछे के दोनों पहिए भी चलते हैं। मतलब इंजन का पावर, चलते तो सब हैं, खैर सब में चारों पहिए चलते हैं, लेकिन इंजन की पावर ज्यादातर गाड़ियों में आगे के पहियों में होती है। जो छोटी गाड़ियां होती हैं, कार वगैरह, उनमें इंजन की पावर आगे के पहियों में होती है। पिछले पहिए केवल खींचने का काम करते हैं, मतलब केवल सहारा देने का काम करते हैं, ठीक है ना। जो ट्रक वगैरह होते हैं उसमें देखा होगा आपने, पीछे तक एक एक्सिल निकल के आता है, एक रॉड जो घूमती रहती है, और पीछे के में भी वहां पे जो है वो पावर दी जाती है। तो ऐसे में ये होता है कि मान लिया सपोज करिए जब 2 व्हील ड्राइव में अगर आपका आगे का पहिया कहीं गड्ढे में फंस गया तो ताकत लगा के वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया पिछला पहिया कहीं पे फंस गया तो फिर अगले पहियों के बेस पे आपको पिछला पहिया निकालना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल काम होता है। यहाँ पर अगर गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है, यानी कि चारों पहियों में पावर है, तो पिछला पहिया भी अगर गड्ढे में फंसेगा तो वो भी आपका निकल आएगा बाहर। तो जैसे आपको कभी पहाड़ पे चढ़ना है, पहाड़ी रास्तों पे चढ़ना है, या फिर आपको इन गड्ढों से आगे निकलना है, बहुत सारे गड्ढे हैं, तो वैसे केस में जो है इंजन ज़्यादा टॉर्क का है अगर, तो वो आपके काम आता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का डेली लाइफ में जो मतलब है वो ये है कि फोर्स के अंदर किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कराने की कितनी टेंडेंसी है, कितनी ज़्यादा फोर्स लगाने पे जितना ज़्यादा वो उसके अंदर रोटेशनल मोशन क्रिएट कर देगा, तो हम कहेंगे उस फोर्स का टॉर्क उतना ही ज़्यादा है, या फिर उस फोर्स का मोमेंट उतना ही ज़्यादा है। तो ये तो रहा क्वालिटेटिवली डिफाइन करना। मैंने अक्सर बताया है आप लोगों को कि फिजिक्स में जो डेफिनेशंस होती हैं वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से डिफाइन की जाती हैं। क्वालिटेटिव को कोई ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहता क्योंकि पेपर में बहुत मुश्किल से आती हैं। क्वांटिटेटिवली को सब पढ़ते हैं, लेकिन इसे अगर पढ़ डालें तो आपको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन और बाकी सारे कंसेप्ट भी बहुत आसानी से समझ में आने लगते हैं। अब हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पे आते हैं कि किसी बल का आघूर्ण निकालते कैसे हैं, किसी फोर्स का मोमेंट निकालते कैसे हैं। तो उसको जरा देखिए आप। मान लिया सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी है और इसको हमने इस पॉइंट ओ पे फिक्स कर दिया। देखिए रोटेशनल मोशन में बॉडी का एक पॉइंट पे फिक्स होना जरूरी होता है, भले ही चाहे वो इमेजिनरी एक्सिस हो या कोई भी एक्सिस हो, एक्सिस जरूर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास सपोज करिए एक फिजिक्स की बुक है सपोज, ठीक है, कोई बुक है, और मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो ये देखिए बुक इधर चली जाएगी या फिर ये बुक इधर चली जाएगी। आप इसके ऊपर ऊपर फोर्स लगा दीजिए, ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें रोटेशनल टेंडेंसी लाना चाहते हैं, आप इसे रोटेट कराना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई पॉइंट इसका फिक्स करना पड़ेगा। जब आप पॉइंट फिक्स कर देंगे और फिर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो देखिए ये बॉडी रोटेट करना स्टार्ट होगी। या फिर अगर आप इस बुक को सीधे ऐसे फेंक दें, ऐसे फेंक दीजिए दूर की तरफ, तो फिर अपने आप इमेजिनरी एक्सिस इसके अंदर बन जाएगी और उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करती हुई चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी के रोटेशन के लिए ये मस्ट है कि उसमें कोई एक्सिस जरूर हो जिसके अबाउट वो रोटेट कर सके। तो सपोज करिए ओ पॉइंट ऐसा है जिस पर मैंने इसको पकड़ रखा है या होल्ड कर रखा है, जिससे कि बॉडी जो है इसके अबाउट रोटेट हो सकती है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे पास हो रही है, एक्सिस हो रही है, इस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। अब इसी एक और फर्क मैं बता दूं यहाँ पे, कई बार हम वर्ड यूज करते हैं एक्सिस और कई बार हम यूज करते हैं एक्सल, ठीक है ना। एक्सिस और एक्सल में क्या फर्क है, जैसे मान लिया सपोज करिए गाड़ियां हैं, गाड़ियों के पहिए जैसे घूम रहे हैं। अब पहिए जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, अगर हम उन पे कोई रॉड वगैरह कुछ डाल दें, जैसे ये पहिए हैं और ये रॉड डाल दिया आपने, तो यही एक्सिस है और यहीं पे आपकी एक फिजिकल बॉडी भी आपने रॉड लगा दी, तो ये आपकी एक्सल कहलाएगी। लेकिन अगर पहिया केवल घूम रहा है, आप एक पहिए को निकालें और सीधे ऐसे सड़क पे चला दें तो भी वो चलता चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद डगमगा के गिर सकता है। तो उस टाइम पे जो वो इमेजिनरी लाइन है, उस टाइम पे कोई रॉड नहीं अटैच है, जो इमेजिनरी लाइन है उसे आप एक्सिस कहेंगे। तो एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, अगर उस लाइन पे आप वास्तव में रॉड वगैरह कनेक्ट कर दें तो फिर वो आपका टर्म एक्सल बन जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको अलग से ध्यान रहनी चाहिए थोड़ा सा। तो हमने क्या किया है इसके अंदर, ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक पॉइंट ए है
और इस ए पॉइंट पे हमने फोर्स एफ लगा दिया। और अगर हम कहें कि इसका ओरिजिन अगर ये है और इसका पोजीशन वेक्टर अगर माने या कुछ भी कह लीजिए, तो यहां से इसकी डिस्टेंस सपोज आर है ए पॉइंट की, ठीक है ना, ओ से ए की डिस्टेंस आर है। तो अगर आपको इस फोर्स का मोमेंट निकालना है इस ओ के परितः, ओ आपका फिक्स्ड पॉइंट है और इसके ए जो है इस पर लग रहा है, ए पर लग रहा है फोर्स, ठीक, आपकी ओ ए डिस्टेंस जो है वो आर है। तो आपको अगर मोमेंट चाहिए, बल आघूर्ण चाहिए इस फोर्स का, तो उसके लिए तरीका बताया गया है कि पहले तो आप इसकी लाइन ऑफ एक्शन को, फोर्स की क्रिया रेखा को आगे पीछे बढ़ा करके इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्राप्त करें। मतलब ओ से इसके ऊपर एम डाला और ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आई। ये डेफिनेशन जो ये समझा रहे हैं ये छोटी क्लास के बच्चे के लिए समझा रहे हैं जिसको वेक्टर का आता पता नहीं है। फिर मैं वेक्टर वाइज बता दूंगा आपको कि ये कैसे होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा देखिए जाकर के कि अगर मान लिया सपोज करिए हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, तो हम लिख सकते हैं कि ओ एम जो है वो बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है, कि ओ से लंबवत दूरी है। तो ऐसे केस में तब ये सब माने हैं हमने, माना इतना इतनी सब चीजें अगर है, तब इस फोर्स का इस ओ के परितः, मतलब इस बल को अगर बॉडी को ओ के परितः घुमाना है, तो ओ के परितः बल आघूर्ण कितना निकलेगा, तो ये टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टॉर्क बोलते टॉर्क है और टो भी बोलते हैं, टी ए यू, ये सिंबल जो है हमारा टो, टी ए यू, ठीक है ना। तो टो इज इक्वल टू होता है कि हम अगर लैंग्वेज वाइज डिफाइन करें परितः बल आघूर्ण, तो ये बल आघूर्ण होता है जो बल कितना है और गुणे बल की क्रिया रेखा की, यानी कि बल बल है, क्रिया रेखा मतलब पूरी लाइन यहां से यहां तक आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन बिंदु से, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ये लैंग्वेज वाइज अगर कहोगे तो इसके दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और अगर फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टो इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपकी एफ इंटू डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कहलाएगी जा करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीप्लाई, ये आपका टॉर्क बनेगा। आप इसे नोट करिए, जरा समझने की कोशिश करिए, फिर मैं इसके ऊपर और डिस्कशन करता हूँ जिसके हेल्प से आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सिंपल डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं, उन्हें वेक्टर के से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा वो टफ में भी नहीं जाना चाहते हैं, सतह की नॉलेज, सरफेस नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो बस ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इसी के बेस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आपको इधर उधर भी चाहिए, क्योंकि मान लिया सपोज करिए कई और ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री में कभी कभी यूज हो जाता है, फिजिक्स में आपने देखा होगा उसमें सदिश गुणन में, हालांकि सदिश गुणन में हमारे पास उसके क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके भी क्वेश्चन कई और बुक्स देखेंगे आप 11th वाली भी, तो उसमें भी मैथ्स में चलते हैं इसके कंसेप्ट। इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर मान लिया सपोज करिए आपको आर दिया हुआ है और डी के सेंस में आपको यहाँ पे फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले की अगर वैल्यू निकालना चाहें, तो आप देखिए सपोज करिए आपको ओ से ए तक और आर वेक्टर जो है और एफ वेक्टर, इनके बीच में मान लिया एंगल थीटा है सपोज, ठीक है ना। जो आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर, उनके बीच में एंगल, आर को मैंने आगे बढ़ाया तो इसके बीच में मान लिया एंगल थीटा है। ये थीटा को थोड़ा सा इधर मूव कर ले आइए अंदर की तरफ, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण, और इस हेल्प से ये थीटा इधर मूव कर जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा आपके पास। तो अगर हम इसमें कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर दें, तो देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा हम और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इस फॉर्मूला आपका हो जाता है इन ट्राइंगल ओ एम ए, इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा ले लें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से d इज इक्वल टू आर साइन थीटा आपका आ जाता है। तो ये डी आर साइन थीटा इसमें रख दें फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो हमारा टो इज इक्वल टू बन जाता है एफ इंटू आर साइन थीटा। ये हमारा तब का फॉर्मूला है जब आपको पॉइंट की डिस्टेंस मालूम है।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप नहीं निकालना चाहते, आप सीधे जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट की डिस्टेंस ही आप अगर निकाल ले, मालूम है आर, तो एफ और आर के टर्म में आपका ये फॉर्मूला आएगा। उस समय दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी इन्वॉल्व होगा। और अब आप देखिए यहाँ पे जब आपको दिख रहा है कि फोर्स भी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है, तो आपको दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट दिख रहा है और बीच में साइन थीटा, उनके बीच के एंगल का साइन थीटा दिख रहा है। तो ये आपको कौन सा प्रोडक्ट नजर आ रहा है? ठीक है ना, ये आपको साइन थीटा किस में होता है? ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे कहते हैं उसमें होता है। तो इसलिए अब मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं तो टो वेक्टर इज इक्वल टू, और यहां पर ध्यान दीजिए आर क्रॉस एफ लिखा जाता है। ठीक है ना, आर क्रॉस एफ का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर जो है आपका आर पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। वो असल में ऐसा होता है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से डायरेक्शंस जो सेट होती हैं उस हिसाब से ये आता है कि आर पहले आता है, एफ बाद में आता है। खोलने के बाद आप इसे एफ आर साइन थीटा याद कर लें, कोई बात नहीं है ना। लेकिन अगर मान लिया वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब आर क्रॉस एफ जो है वो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला। तो वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला बनता है वो आर क्रॉस एफ बनता है। और ज़्यादातर केसेस में, जैसे सिंपल केस समझाने हैं तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस समझाने हैं तो फिर आपका इसी से काम चलेगा। अब देखिए, आपने मैथ्स में वेक्टर प्रोडक्ट में देखा होगा कि आर वेक्टर, इसको आगे बढ़ा लो आप, आर वेक्टर आर क्रॉस एफ कर रहे हो, यानी कि ये आप कहाँ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में जा रहे हो। ठीक है ना, वामावर्त अगर है तो वामावर्त दिशा में अगर आर क्रॉस एफ ले रहे हो तो फिर आपके टॉर्क की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है ना, और अगर आप दक्षिणावर्त जा रहे हैं यानी कि राइट हैंड सिस्टम बना रहे हैं तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने आर क्रॉस एफ लिया है तो आर क्रॉस एफ में टॉर्क पॉजिटिव आया है। एक्चुअली जब इसको खोलते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन और आना चाहिए। ठीक है ना, तो उसकी बात वहां पे नहीं करी गई है। इसको खोलेंगे तो उसमें बात करी जाती है, उसका डायरेक्शन से लेना देना होता है। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये चीज यहाँ पर रखी हुई है। अब हम इसके बारे में कुछ और डिस्कशंस करते हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए आपके पास फॉर्मूला आ गया है, तो फॉर्मूला आ गया है तो आप इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। तो यूनिट कितनी के बनती है, कैसे बनती है और उसमें क्या खास बात होती है वो आपको देखनी पड़ेगी थोड़ा सा यहाँ पे। तो फॉर्मूले आपके पास हैं, ये देखिए, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करनी है तो ये रहा फॉर्मूला, टो इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। और अगर आपको जिस बिंदु पे बल कार्य कर रहा है वो बिंदु की दूरी दी है तो फिर टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ या फिर एफ आर साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगानी है तो वो पॉइंट से मतलब नहीं है, फिर तो आपको बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, बल की क्रिया रेखा को आगे पीछे बढ़ाएं और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, क्या डिस्टेंस आएगी वो उससे मतलब है। लेकिन यहाँ पर आर जो है वो आपका पोजीशन, कई बुक्स में क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही आर से शो कर देते हैं, तो ऐसे केस में फिर वो मिसकंसेप्शन बनते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं रहती है। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें यूनिट, तो आप देखें एफ इंटू डी है तो यूनिट ऑफ टॉर्क जो है वो कितनी बनेगी, न्यूटन इंटू मीटर बनेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस बारे में जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप कार्य की यूनिट देखें W इज इक्वल टू एफ एस, तो यहाँ भी न्यूटन मीटर होता है जिसे जूल बोल दिया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए टॉर्क के केस में जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर, इसे जूल नहीं बोला जाता, नॉट जूल। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल इसलिए है ताकि इसमें और इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है ना, ये टॉर्क जो है वर्क नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन हालांकि यूनिट बिल्कुल वैसी है। ये कार्य जो है एफ और एस के स्केलर प्रोडक्ट से आती है और ये जो है एफ और जो पोजीशन वेक्टर है उसके क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। तो इसलिए इनके काम अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, बस आप यूनिट वाइज देखोगे तो न्यूटन मीटर है। तो इसलिए वर्क में जब यूज करेंगे तब तो हम इसे जूल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसे जूल नहीं बोल सकते, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद अगर इसकी डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन जो है वो उसके लिए आप क्या करोगे, तो अब यही फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो टॉर्क की डायमेंशन, फोर्स का ये डायमेंशन हो जाएगा mlt-2 और डिस्टेंस है तो l और आ जाएगा, यानी कि ml²t-2। तो डायमेंशन बिल्कुल कार्य के बराबर है, क्योंकि डायमेंशन में डायरेक्शन से तो मतलब होता नहीं है। ये हमने डायमेंशन की लिमिटेशंस भी देखी थी कि इसमें जो है उससे कोई मतलब नहीं होता है।
तो इसलिए जो है वो डायमेंशंस जो है वो तो कार्य के बिल्कुल बराबर हैं। आपको डायमेंशन दे दें, पूछें ये कार्य की है या बलागुण, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन आपको अगर हम न्यूटन मीटर और जूल में दे दें कि तो कौन सी क्वांटिटी टॉर्क है और कौन सी क्वांटिटी वर्क है, तब ये आप आसानी से बता पाओगे। तीसरा एक कंसेप्ट चलता है कि स्केलर है या वेक्टर है, ये चीज बताओ। तो आपको यहाँ से देखने से साफ साफ पता लग रहा है कि ये है जो है वो सदिश राशि है। और अगर हम कहें इसकी दिशा कहाँ होती है, तो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ही वही होती है कि आर और एफ दोनों का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। सदिश राशि है और दिशा क्या होती है, आर व एफ के तल के लंबवत। और तल के लंबवत ऊपर या नीचे, तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप राइट हैंड में स्क्रू पकड़ के और फिर उसको आर से एफ तक घुमाएं तो किस डायरेक्शन में वो स्क्रू चलेगा, उससे आपको पूरी की पूरी डायरेक्शंस पता लगेंगी। देखिए मैंने फॉर्मूले फिर से रख दिए हैं। टी टो इक्वल टू एफ इंटू डी। ये तब है जब आपको फोर्स और उसकी लंबवत दूरी पता है घूर्णन अक्ष से। और दूसरा है टो इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। इसमें एफ क्या है, फोर्स है, आर क्या है, जो डिस्टेंस जहां पे पॉइंट फोर्स अप्लाई हो रहा है जिस पॉइंट पे, उसकी डिस्टेंस, और साइन थीटा जो है फोर्स और आर के बीच में एंगल है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स के, कि ये मैक्सिमम कब हो सकता है। ठीक है ना। टॉर्क किस किस पे डिपेंड करता है, तो कारक जिन पर टो निर्भर करता है। अब आपको पूछे टॉर्क कम चाहिए तो क्या करेंगे, तो भी इससे पता लगेगा। आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए कितना, तो वो भी इससे पता लगेगा। सारी चीजें जो हैं वो इस चीज से पता लग जाएंगी। और फिर लास्ट पार्ट आएगा डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल क्या है, डेली लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन बनेगा आपका। तो डेली लाइफ में क्या क्या कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं। हालांकि एक तो मैंने बताया आपको इंजन के टॉर्क वगैरह में इसके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और भी कई एग्जांपल्स हैं जो आपके लेवल पे हैं। देखिए कारक जिन पर टॉर्क निर्भर करता है, फॉर्मूला मेरे पास है क्या, टॉर्क इज इक्वल टू डिटेल वाला फॉर्मूला देखें तो एफ आर साइन थीटा। ठीक है ना। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब आप इसमें देखिए टॉर्क किस किस चीज पे निर्भर कर रहा है। तो पहला फैक्टर जो है वो फोर्स कितना लगाते हैं आप। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तो फिर टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। ये सीधा सा सिंपल सा है। इंजन जितना पावरफुल लगाएंगे आप, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, उतना ही ज्यादा आप टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद दूसरा फैक्टर है आर, यानी कि दूरी। तो घूर्णन अक्ष से दूरी जो है, पॉइंट जहां पे फोर्स लगा रहा है उसकी दूरी क्या है। अगर आपने आर ज्यादा रखा है तो टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे आप। उसके बाद तीसरा होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है फोर्स। जैसे मान लिया सपोज करिए आपका आर वेक्टर ये है और फोर्स ये है, तो एन आर और एफ के बीच में एंगल क्या है। तो अगर आप देखिए साइन थीटा आपने थीटा जीरो कर दिया तो उस केस में जो है वो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। और अगर आपने थीटा 90 कर दिया यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, तो आपका टॉर्क भी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, इस केस में जीरो हो जाएगा तो पूरा टॉर्क ही खत्म हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, थीटा 90 पे साइन 91 हो जाएगा, तो आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। और टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कितनी निकलेगी, एफ इंटू आर केवल रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टॉर्क है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए उससे दो ही चीज निकलेंगी ऊपर वाले फॉर्मूले से, इससे नीचे डिस्कस करेंगे तो आपके पास ये नए कंसेप्ट आ जाएंगे। अदरवाइज आप बस एफ और डी, दूरी और फोर्स के बारे में देखा करोगे और एंगल से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा आपका, तो वो थोड़े से कंसेप्ट कमजोर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। फोर्स ज्यादा करेंगे तो टॉर्क ज्यादा, फोर्स कम कर दोगे टॉर्क कम। एक दूरी, कितनी दूर पे फोर्स लगाया है, दूरी ज्यादा कर दोगे तो टॉर्क बढ़ जाएगा, दूरी कम कर दोगे टॉर्क कम हो जाएगा। और साइन थीटा का मतलब है कि आप थीटा जीरो ले लें तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, थीटा 90 ले लें टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर कुछ और एंगल लेते हैं तो इसके बीच में वेरी करेगा, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उनके बीच में वेरी करेगा। ये आपका टॉर्क मिनिमम है। देखिए अब हम इसके डेली लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स हमारी आसानी के लिए बनाई गई है। फिजिक्स पढ़ के हम मशीन्स वगैरह या जो भी चीज़ों पे डिज़ाइन करते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं उसके बारे में बात करी जाती है। तो अब आप ये देखिए कि अगर आपको कहीं पर कुछ रोटेशन चाहिए और रोटेशन चाहिए तो आप उसमें अपनी मेहनत बचाना चाहते हो, तो अपनी मेहनत बचाने का मतलब है कि ये जो पार्ट है फोर्स,
हम ये नहीं लगाना चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लिया कोई भी हाथों से करने वाली चीज़ है, मान लिया सपोज़ करिए एक दरवाज़ा जब खोलते हैं हम, मान लिया सपोज़ करिए आपके पास ये चौखट है और इस चौखट पे ये आपका दरवाज़ा लगा हुआ है। दरवाज़ा मैं थोड़ा-सा अलग कलर से बना देता हूँ। इस चौखट में थोड़ा-सा खुला हुआ दरवाज़ा है ये, इस तरह से ये दरवाज़ा है मान लिया। तो ये दरवाज़ा आप जानते हैं कि क्या लगा होता है, चौखट पे ये कब्जे होते हैं, ठीक है ना? वो कब्जों की हेल्प से ये दरवाज़ा लगा होता है, हिंज बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये आपकी जो है वो हिंज हो गई, ये हिंज हो गई, कब्जा, और इसके अबाउट ये टर्न लेता है। तो अब इसको टर्न दिलवाने के लिए क्या करते हैं हम, इस दरवाजे को पकड़ के खोलते हैं, इधर-उधर चलाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और इसमें हैंडल भी एक लगा रहता है जिसके सहारे हम इसे पकड़ सकते हैं। क्योंकि एक बार चौखट पकड़ के तो चला सकते हो, लेकिन एक बार ये बंद हो जाएगा, चौखट में फिट हो जाएगा, फिर कैसे खींचेंगे, तो उसके लिए इसके ऊपर एक हैंडल भी लगा दिया जाता है। तो इस एग्जाम्पल में हमें ये डिस्कस करना होता है कि जो हैंडल होता है वो कब्जे से दूर लगाया जाता है। ये चीज़ बताई जाती है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखिए, आप जो है वो मान लिया सपोज़ करिए टॉर्क इस दरवाजे को खोलने के लिए मान लिया आपको सपोज़ करिए 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, ठीक है? अब 200 न्यूटन मीटर के टॉर्क के लिए आपको दूरी और फ़ोर्स क्या-क्या लेने पड़ेंगे? मान लीजिए सपोज़ करो आप 100 न्यूटन का फ़ोर्स लगाते हो, फ़ोर्स आप इतना रखते हो और डिस्टेंस उसकी जो है वो आप 22 रख देते हो मीटर, ठीक है ना? 100 है, आपने डिस्टेंस जो है वो 100 फ़ोर्स 100 कर लिया और जो उसकी दूरी है वो 2 कर ली। तो उस केस में देखिए 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क बन जाएगा और ये दरवाज़ा टर्न करने लगेगा। अब आप अगर अपनी आसानी चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं फ़ोर्स कम लगाऊँ, मैं 50 का ही फ़ोर्स लगाऊँ केवल। तो देखिए 200 मीटर का टॉर्क जनरेट करने के लिए अगर आप फ़ोर्स 50 लगाते हो, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी आपको? 4 करनी पड़ेगी, ताकि 50 इंटू 4 फिर से 200 आ जाए। आप और कम फ़ोर्स लगाना चाहते हो और मेहनत कम करना चाहते हो, 10 ही फ़ोर्स लगाना चाहते हो, तो फिर इसको 20 करना पड़ेगा, ताकि उस केस में जो है वो आपका 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट हो पाए। तो कहने का मतलब है दरवाजे को आसानी से खोलने का, आसानी मतलब फोर्स कम हम लगाएं, दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हम चाहते हैं फोर्स कम अगर लगाना पड़ेगा, तो उस केस में आपको दूरी बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हिंज से और जो हैंडल है जहां से आप फोर्स लगा रहे हो, ये आपका डिस्टेंस जो है वो अगर आप बढ़ा लेते हैं, आर को अगर आप बढ़ा लेते हैं, तो आपको ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा बिना एफ को बढ़ाए। तो इस वजह से जो है दरवाज़ा हम के खोलने के लिए हमें ज़्यादा फ़ोर्स ना लगाना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूरी ज़्यादा कर लेते हैं हैंडल और कब्जे के बीच में, जिससे कि जो है वो कम फ़ोर्स लगा के ही हमें पर्याप्त टॉर्क मिल जाता है, पर्याप्त बलाघूर्ण मिल जाता है, और उससे फिर वो दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है। दूसरी चीज़ एक मैं बताना चाहता हूँ जिसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ना बुक्स में इसके बारे में डिस्कशन होता है, लेकिन आप कर सकते हो क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं अपने, कि थीटा 0 और थीटा 90 के केस में क्या फ़र्क पड़ेगा। इस दरवाजे को खोलने का, किसी भी दरवाजे को खोलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि मतलब चौखट से आपने हैंडल तो दूर लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करके, मतलब ऐसे, ये 3D में बनाया है इसलिए नीचे की तरफ जा रहा है, अदरवाइज़ इसे बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल दरवाजे के पल्ला जो है उससे 90 डिग्री पे फोर्स लगा के अगर आप खींचेंगे, तो थीटा 90 पे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अगर आप थोड़ा-सा एंगल बदलेंगे आपका, आप फोर्स इधर लगाना चाह रहे हो, खोलना उधर है, तो फिर थोड़ा कम घूम पाएगा, क्योंकि टॉर्क कम जनरेट होगा और इस वजह से दरवाजे को खोलने में दिक्कत आएगी। और अगर थीटा 0 कर लिया, दरवाजा अगर ऐसे है और आप ऐसे ही फोर्स लगाने लगे, जिस डायरेक्शन में आर है, उसी डायरेक्शन में आपने जो है फोर्स भी लगा दिया, तो आप कुछ भी क्यों ना कर लें, चाहे जितना फ़ोर्स लगा लो, चाहे जितनी दूरी पे लगा लो, लेकिन ये तीसरा पार्ट जो है वो आपका टॉर्क को 0 बना देगा, क्योंकि एंगल 0 है, और ऐसे केस में दरवाज़ा 1 इंच भी नहीं हिलेगा, 1 मिलीमीटर भी नहीं हिलेगा, और आप चाहे कुछ भी कर लें, ये सब करते रहें, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आप ये करके देखिएगा, दरवाज़ा जितना खुला हुआ है ना, आप उसी को बस आगे की तरफ ऐसे खींचना, ऐसे मत खींचना, इधर फ़ोर्स मत लगाना, ऐसे आगे की तरफ खींचना, और देखेंगे आप कि वो दरवाज़ा जो है वो, ये हो सकता है कि आप ताकत लगाओ, क्रेन बुला लो, जेसीबी बुला लो और फिर खींचो,
ये दरवाजा उखड़ तो आएगा कब्जे से, लेकिन ये रोटेट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब हमें एक नई बात पता लगी कि टॉर्क जो है वो केवल फोर्स और डिस्टेंस रखने से टॉर्क नहीं बनता। टॉर्क बनाने के लिए एंगल का कॉम्बिनेशन भी होना जरूरी है। अगर आपने टॉर्क थीटा जीरो कर दिया तो ये चाहे जितनी वैल्यू बढ़ा लीजिए, आपका टॉर्क जीरो बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी रोटेट नहीं हो पाएगी। तो ट्रांसलेशन मोशन यानी कि चलना, सीधी रेखा में चलना या रेखीय गति के लिए केवल फोर्स होना जरूरी होता है, लेकिन टॉर्क के लिए फोर्स के साथ साथ डिस्टेंस के साथ साथ प्रॉपर एंगल होना भी जरूरी है। अगर आपने एंगल कहीं जीरो कर दिया तो ये सब चाहे जितने कर लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉर्क आपका जीरो डेवलप होगा। तो हालांकि इसको बुक में नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन आप ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे दरवाजा इतना खुला हुआ है और ऐसे ही खींचे तो ये नहीं खुलता है, ना इधर बढ़ता है ना उधर बढ़ेगा। थोड़ा सा आप एंगल बदलेंगे, जब थीटा कुछ बदलेंगे तो जाके टॉर्क डेवलप होगा, तब जाके थोड़ा बहुत घूमेगा। और जब आप 90 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे तो सबसे ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा, यानी कि उस डायरेक्शन में सबसे आसानी से दरवाजा खुलेगा। दूसरा एग्जाम्पल जो बुक्स में दिया रहता है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गेहूं पीसने वाली चक्की जो कि हाथ से चलाई जाती है। पुराने टाइम पे गांव में रहती थी, शहरों में भी रहती थी। आजकल अब तो लोग पिसा लाते हैं आटा। अदरवाइज होता ये था पहले कि एक गोल गोल पत्थर नीचे रहता था, उसके ऊपर एक गोल गोल पत्थर और रखा रहता था, और बीच में एक होल रहता था जिससे कि आप गेहूं वगैरह डाल सकते हैं, और बीच में एक लोहे की रॉड भी लगी रहती थी। ये आपकी अक्ष हो गई, एक्सेल हो गई। एक्सिस और एक्सेल का फर्क बताया था मैंने, तो इसके अबाउट रोटेट होगा, तो इसलिए आपकी एक्सेल हो गई। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे गेहूं डालते थे, और एक हैंडल लगा रहता था इसके अंदर। उस हैंडल को पकड़ के चलाते थे ऊपर वाले पहिए को, तो आपका गेहूं पिस पिस करके साइड में आने लगता था। तो गेहूं तो खैर पुराने जमाने में भी नहीं पीसते थे, मेरे टाइम पे जब देखा मैंने। चने को पीस के बेसन बनाना है या कुछ ऐसे पीसनी है चीजें, वो चीज में पीस लेते थे। मिक्सी जिसके यहाँ नहीं होती थी, वो उसका ये ज्यादा यूज करता था। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जिस अक्ष के अबाउट ये रोटेट करता है पहिया, हैंडल उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाया जाता है। भाई इतनी डिस्टेंस पे भी मत लगा लो कि पता लगा जैसे दरवाजे के केस में कब्जा बिल्कुल ही किनारे लगा दिया तो पता लगा लकड़ी को ही फाड़ दिया उसने थोड़े दिन बाद। दूरी पे रहता है और बस उसके मजबूती को ध्यान रखते हुए और लगा दिया जाता है ये हैंडल। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हैंडल क्यों दूर लगाया गया है, तो उसकी भी वजह यही है कि अगर आप दूरी बढ़ा लोगे तो आप टॉर्क जनरेट कर लोगे ज्यादा, तो इससे आपका फोर्स पर लोड कम हो जाएगा। यानी कि आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम मेहनत करके ही, कम फोर्स लगा के ही आप पर्याप्त टॉर्क जनरेट कर लेंगे और चीज को पीस पाएंगे। क्योंकि ये दरवाजा खोलने वाला काम है, और आपका जो है वो ये वाला काम है, आटा ये पीसना है, मतलब गेहूं पीसना है, तो ये सारे काम हाथों से किए जा रहे हैं। तो इसलिए हाथों से काम जो करा जा रहा है उसमें यानी कि हमारी ताकत लग रही है, तो हमारी ताकत कैसे बच सकती है उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बलयुग्म तथा बलयुग्म का आघूर्ण, कपल एंड टॉर्क ऑफ ए कपल। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बलयुग्म क्या होता है और बलयुग्म का आघूर्ण मैं बता दूं। एक्चुअली हमने अभी आपको ये बताया है कि किसी फोर्स का टॉर्क कैसे निकालते हैं। इसका मतलब कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो वो उसको रोटेट करा सकता है या नहीं करा सकता है, कितना ज्यादा रोटेट करा सकता है, ये सब चीजें टॉर्क बताता है। बलयुग्म और बलयुग्म का आघूर्ण जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता लगेगा वास्तव में कि वास्तव में जो कहीं भी अगर आपको रोटेशन पॉसिबल है तो वो आपका बलयुग्म से ही पॉसिबल होता है। मतलब अकेला फोर्स कभी रोटेट नहीं कराता, हमेशा दो फोर्स हो लगते हैं तब जाके बॉडी में रोटेशन हो पाता है। जैसे मान लिया सपोज करिए अभी हम डायग्राम बना रहे थे, पॉइंट ओ और ये फोर्स एफ लगा रहे थे, तो जैसे ही आपने इस फोर्स को लगाया होगा वैसे ही इसके ऊपर एक फोर्स ऑटोमेटिकली काम करने लगता है, और फिर उसके बाद जो है ये दोनों फोर्स मिलकर के बॉडी को रोटेट कराते हैं। तो ये चीज हमने पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि पहले आप एक फोर्स का टॉर्क पढ़ेंगे, तो उसके बाद जो है आप पूरे मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। जैसे मान लिया सबको सपोज करो बच्चे को जो है पहले ही एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाने लगे तो फिर गिनती कब सिखाएंगे। तो पहला स्टेप होता है गिनती। अब गिनती आज हम लोग गिनती कभी नहीं पढ़ते कि 1 2 3 4, कभी कोई कह दे कि 1 से 100 तक गिनती सुनाओ तो भले ही सुना देंगे हम, लेकिन गिनती पढ़ करके कहीं पे कोई काम नहीं करते आज की डेट में। लेकिन पहला स्टेप यही होता है कि गिनती पढ़ेंगे हम, नंबर्स पढ़ेंगे। तो ऐसे ही एक स्टेप बाय स्टेप हम सिखा रहे हैं। तो फोर्स, अकेले फोर्स का टॉर्क कैसे निकलता है, जब आप ये सीखोगे तभी तो दो फोर्स का टॉर्क निकाल पाओगे। तो अब ये इस आर्टिकल में आपको ये बताएंगे कि बल युग्म यानी कि कपल, कहीं भर भी रोटेशन अगर पॉसिबल है तो वो कपल के थ्रू ही है,
इसी के थ्रू पॉसिबल है और इसी के थ्रू बॉडी रोटेट कर सकती है। तो पूरे यूनिवर्स में अगर मैं बात करूं, अगर रोटेशन हो रहा है तो वो कपल की वजह से हो रहा है। और अगर उस रोटेशन को आप रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए भी, अगर करवाना है तो भी उसके लिए कपल चाहिए, और अगर रोकना है उसे तो भी उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में कपल चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी जो इस फोर्स के अंदर में रोटेट कर रही है आप रोकना चाहते हो, तो आपको फिर कपल ही एक लगाना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके, ताकि ये वाला कपल जो है वो इस वाले कपल से बैलेंस हो जाए। तो ये पहली बात ध्यान रखिए कि वास्तव में पूरी लाइफ में कहीं भी आप रोटेशन देखेंगे तो आपको कपल ही एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा। वो बात अलग है, आप उसे समझ पाओ या ना समझ पाओ वो हमारी प्रॉब्लम है। जो चीज़ है वो है, जो नियम लग रहे हैं वो हैं, आप उसको समझ पाते हैं तो ये अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हैं तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के नियम लग नहीं रहे हैं। देखिए, फिजिक्स पढ़ने के बाद कई चीज़ों के प्रति आपका नज़रिया बदल जाता है। जैसे दरवाज़ा खोलना जितना सिंपल कंसेप्ट आप समझते हो, लेकिन आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग फिजिक्स उसके पीछे लगी हुई है। तो अब हम देखते हैं बल युग्म की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बताने के लिए आप क्या करोगे कि अगर किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये इस तरह से लगा दें, ठीक है ना, और इनकी क्रिया रेखा सेम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है मेरे हाथ में, हम इसके ऊपर नीचे भी खींचे, इसको ऊपर भी खींचे, तो ये नहीं चलेगा कहीं भी। ये ऊपर भी खींच रहा हूं मैं, नीचे भी खींच रहा हूं, तो इसको ये कभी नहीं चलेगा, क्योंकि फोर्स सेम है और उसके बाद उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। लेकिन मैं ऊपर खींचने वाले फोर्स को इस किनारे पे लगा दूं और नीचे खींचने वाले फोर्स को इस किनारे पे लगा दूं, तो देखिए ऊपर खींचने वाला फोर्स उधर है, नीचे खींचने वाला फोर्स इधर है, और अब ये तुरंत देखिए ये ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है, ये रोटेट कर जाएगा। तो इसलिए दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हों, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हों, और जिनकी लाइन ऑफ एक्शन यानी कि क्रिया रेखा वो सेम नहीं है, समान नहीं है, ऐसे फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे काम करते हैं तो वो ये बल का ये जो निकाय है, ये जो सिस्टम है, इसे हम क्या कहें, इसे हम बल युग्म कहते हैं। नाम से पहचानिए, बल है यानी कि फोर्स, और युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो लोग। कपल का मतलब भी यही होता है, दो लोग। जैसे हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिला के कपल बोलते हैं ना। कोई फोटो पोस्ट करता है, डीपी पोस्ट करता है, तो लोग लिख देते हैं नाइस कपल। तो कपल का मतलब दो लोगों का मतलब है, तो दो फोर्स हैं और लाइन ऑफ एक्शन बस सेम नहीं है, तो फिर वो आपका कपल फॉर्म कर देंगे। और कपल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो बॉडी को रोटेट करा सकता है। ये वाली बॉडी जो है इस फोर्सेस सिस्टम के अंदर में ऐसे करके इस तरह से इसको ये रोटेशन होने लगेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होने लगेगा। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात आती है इसका आघूर्ण कैसे निकालेंगे, बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकाला जाता है। तो आपने एक फोर्स से जो आघूर्ण होता है वो तो पढ़ लिया है। मैं फॉर्मूला फिर से लिख दूं अगर किनारे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा। ये तब है जब आपको पॉइंट, जहां पे पॉइंट लगा हुआ है, जहां पे फोर्स लगा हुआ है, उसकी डिस्टेंस दी है। तो मैं क्या करता हूं इस केस में, अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूं तो देखिए इसको यहां से ये ज्वाइन कर दीजिए। सपोज करिए एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑफ ये एक्सिस यहाँ पे ओ से जा रही है, ओ के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो इस फोर्स की यहाँ से दूरी देखिए क्या है। ये मान लीजिए आप सपोज ए पॉइंट मान लीजिए, इसको इसको बी मान लीजिए। तो हम थोड़ा सा लिख देंगे इस बारे में कि मान लिया फोर्स है, एक ए पे लग रहा है, एक बी पे लग रहा है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो ए बी है। फोर्सेस हमने ऐसे माने हैं कि ओ से बी भी लंबवत दूरी ही कहलाएगी। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहलाएगी, और ये भी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहलाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम का आघूर्ण टो निकालना है मुझे, तो एक तो इस फोर्स का आघूर्ण निकाल लीजिए ओ के परिता, और एक इसका निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये भी इधर घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे आपके। तो टॉर्क इज इक्वल टू होगा जा करके दोनों फोर्सेस के आघूर्णों का योग ले लीजिए आप। तो ये वाला फोर्स आपने लिया तो इनटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ओ बी, ये ओ बी हो गई, प्लस दूसरे वाले को ले लिया आपने एफ, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गई, ए हो गई। ध्यान दीजिए, पहले फोर्स का टॉर्क ये है, दूसरे फोर्स का टॉर्क ये है, और परपेंडिकुलर दूरी ही दी है, तो हम सीधे शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं।
अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो एफ आर साइन थीटा, तो उस केस में आपको एफ इंटू आर यानी कि एफ इंटू ओ भी करना पड़ेगा, और साथ में साइन के साथ क्या लगाना पड़ेगा, 90 डिग्री एंगल। तो साइन 90 लगाओगे तो 1 ही हो जाएगा, इसमें भी साइन 90 लगाओगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करें चाहे आप ये यूज करें, बात बराबर है यहाँ पर, क्योंकि डायग्राम ऐसा लिया हुआ है हमने। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हमने ये बता तो दिया फॉर्मूला लेकिन यूज तो वो वाला कर रहे हैं। आप कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कहीं से भी घूम फिर के आओगे, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, एफ इंटू ओ बी करा, तो ये एफ इंटू ओ बी, और इसमें भी एफ इंटू ए ओ, एफ कॉमन ले सकते हो, सेम है, तो ये ओ बी प्लस ए ओ हो गया, ठीक है ना। अब ओ बी ये है और ए ओ ये है, यानी कि क्या टोटल मिला के बन गया, ए बी मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरी की पूरी डी मान ली जाए, तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला उससे डिफरेंट है, वो एक फोर्स और उसकी डिस्टेंस है, यहाँ पे दोनों फोर्स में से कोई एक लिया है और दोनों फोर्सेस के बीच की लंबवत दूरी है यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ इसको कि बलयुग्म का आघूर्ण तो जो है वो है बलयुग्म का आघूर्ण, और ये कितने के बराबर है, कोई एक बल, दोनों नहीं लेने हैं, दोनों बराबर ही है ना, कोई एक ले लीजिए, कोई एक बल और मल्टीप्लाइड बाई कितना, उनके बीच की, उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। कोई एक बल और दोनों बलों की के बीच की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। कोई राइटिंग समझ में ना आए तो आप जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दे लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। तो टॉर्क जो ये बलयुग में क्या होता है, वो फोर्सेस का सिस्टम जो किसी बॉडी को रोटेट कराने की टेंडेंसी रखता है, तो उसे बलयुग्म कहते हैं। और बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, तो कोई एक फोर्स ले लीजिए और दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए, आपको इसका टॉर्क, बलयुग्म का टॉर्क कितना है वो आपको मिल जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल्स देखें, तो डेली लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वो आपके ऐसे होते हैं कि कुछ में तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है, क्लियरली दिख जाता है कि टॉर्क कपल लग रहा है, और कहीं पर जो है आपका क्लियर नहीं हो पाता है कि टॉर्क लग भी रहा है या नहीं, दो फोर्स आपको साफ साफ नजर नहीं आ पाते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ वो जो क्लियर एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं। आप कभी जो है वो ताले को चाबी से खोलने की कोशिश करिए। तो ताले को जब चाबी से खोलते हैं तो देखिए आप क्या करते हैं, चाबी को पकड़ करके अंगूठे से थोड़ा ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं और उंगली से जो है वो नीचे फोर्स लगाते हैं, और तब उसके बाद जो है आप चाबी को खोलते हैं। तो चाबी जो है, मान लिया सपोज करिए ये आपके पास चाबी है, और इस चाबी को आपने जो है वो सपोज करिए आपने इसके ऊपर फोर्स ऐसे इधर लगाया और इधर ऐसे लगाया, एक तरफ उंगली और एक तरफ अंगूठा करके जब फोर्स लगाते हैं तो एक फोर्स देखिए उधर, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, बिल्कुल यही सिस्टम बनता है। और एक कपल आप बनाते हैं उंगली और अंगूठे से, और उस बेस पे उसको घुमा पाते हैं आप। इसमें भी यही एग्जांपल दिया जा सकता है कि ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी ये है, चाबी का जो मुट्ठा होता है, मतलब जो पकड़ के घुमाते हैं, वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है, तो चौड़ा इसी लिए बनाया जाता है कि आप उसको आसानी से उसके ऊपर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जैसे वही दरवाजे की डिस्टेंस बढ़ा के टॉर्क बढ़ा रहे थे, ऐसी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, टॉर्क बढ़ जाएगा तो आप चाबी को आसानी से खोल पाओगे, ठीक है ना। अदरवाइज हम बिल्कुल रॉड ही रखें पीछे तो आप वो घुमा ही नहीं पाओगे बिल्कुल एकदम। स्क्रू ड्राइवर में भी आप देखो, अगर आप पेचकस चलाते हो तो पेचकस चला के जो पीछे उसका मुट्ठा होता है उसको आप घुमाते हो जब, तो अपने हाथों से देखिए एक तरफ उधर फोर्स लगाते हैं एक तरफ इधर लगाते हैं, पूरे हाथ से पकड़ के ऐसे करके घुमाते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखिए एक कपल लगा रहे हैं जिसकी वजह से घूम रहा है। अगर आप कभी टैप खोलते हैं, टैप जैसे मान लिया सपोज करिए, एक तो टैप होते हैं जो गोल गोल मुट्ठा होता है, जैसे नल है और नल के ऊपर ये इस तरह से लगा रहता है, ठीक है ना। तो इसको तो क्या है, इसको भी आप जब घुमाते हैं तो इसी तरह से एक तरफ उंगली से और एक तरफ अंगूठे से फोर्स लगाते हैं, और दो यानी कि दो फोर्स लगा के फिर कपल बनाते हैं और कपल से ये खुल जाता है। बंद भी करना है तो इसी तरह से बंद होगा। आप पुराने वाले जो टैप होते थे अभी भी लगते हैं कहीं कहीं पे, जिनमें कि ऊपर इस तरह से चाबी जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर नीचे जा करके जो है वो इस तरह से नल से पानी निकलता है। इसमें भी आप साफ देखिए जैसे चाबी घुमाई जाती है वैसे यहाँ घुमाई जाती है। तो कहने का मतलब है हम काम तो डेली लाइफ में करते रहते हैं लेकिन उसे फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से नहीं देखते हैं। इस वजह से जब ये पहली बार चीजें पढ़ाई जाती हैं तो हमें ध्यान आता है अच्छा ये इस तरह से होता है। वो इस तरह से इसलिए होता है क्योंकि आप उसको करते हो रोज, तो इसलिए आपने समझ में आ गया ध्यान से।
लेकिन फिजिक्स में कहीं पर ऐसी चीजें होती हैं जहां वो डेली लाइफ से नहीं रिलेट करता है, साफ साफ नहीं दिखता है, तो उस केस में फिर आपको समझ में आने में मुश्किल होती है। तो इसलिए आप अंडरस्टैंडिंग रखिए, जो चीज़ क्लियरली दिख रही है वो तो समझ में आ गई हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं क्लियरली दिख रही उनमें भी इंटरेस्ट क्रिएट करिए ताकि वो चीज़ें भी आपको आसान लग पाएँ, आपको समझ में आ पाएँ। अब यहाँ पर आप देखिए, ये वो कुछ क्लियर एग्जांपल्स थे आपके, जिसमें कि आप साइकिल का हैंडल पकड़े हैं, ठीक है ना? साइकिल का हैंडल आपने पकड़ा है और आप उसे घुमा रहे हैं, टर्न कर रहे हैं इधर-इधर, तो ये भी आपका एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, इसको इधर घुमाएँगे, इसको इधर फोर्स लगाएँगे तभी जाके टर्न होगा। गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़े हैं, आप उसको घुमा रहे हैं, ये भी आपका कपल का एग्जांपल है। इससे फिर टॉर्क जनरेट हो रहा है, उससे फिर वो घूम रहा है। तो ये तो कुछ क्लियर एग्जांपल्स हैं। अब जो एग्जांपल्स क्लियर नहीं हैं, जैसे मान लिया सपोज करिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, टॉर्क इज इक्वल टू कोई एक फोर्स और उन दोनों के बीच की दूरी। नॉट क्लियर एग्जांपल में जैसे मैंने अभी डायग्राम बताया था कि एक फोर्स इधर लगा दिया और रोटेशन हो रहा है, तो इस टाइम पे दूसरा फोर्स आपका जो एक्सिस है उसके ऊपर लग रहा होगा। तो ये दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ये मिलकर के एक कपल बना रहे होंगे और तब ये बॉडी को रोटेट करा रहे हैं। तो जो ये फोर्स पॉइंट ऑफ एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां पे ये फोर्स ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आप तो वो लगा रहे हो, ये अपने आप लग जाएगा और तब जाकर के बॉडी रोटेट कर पाएगी। तो वहां भी कपल ही फॉर्म हो रहा है, कपल के बेस पे ही आपका जो है वो ये चीज रोटेशन हो पा रहा है। जैसे हमने दरवाजा खोला, तो दरवाजा आप सोच रहे हो क्या केवल आप खोल रहे हो? ऐसा नहीं है। दरवाजा केवल आप नहीं खेल रहे हैं। दरवाजे के लिए एक फोर्स आप लगा रहे हो, कपल का एक फोर्स आप लगा रहे हो, दूसरा फोर्स जो है वो हिंज पे अपने आप लग रहा है। अगर मैं दरवाजे का एग्जांपल दूं, इस तरह से दरवाजा है और ये उसकी हिंज है, यहीं पे बना दी मैंने हिंज, इस तरह से ये हिंज बना दी है। तो ये इसमें जो है वो एक फोर्स तो आपने इधर हैंडल पे लगाया, दूसरा फोर्स यहाँ पे पीछे की डायरेक्शन में हिंज पे ऑटोमेटिकली लगता है और तब ये इनके बीच की डिस्टेंस, ये पूरा दरवाजे का जो पल्ला है इसकी जो डिस्टेंस है, तो कोई एक फोर्स, आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, टॉर्क देखिए वही जनरेट होगा। सिंगल फोर्स से निकालोगे तो भी वो हिंज से मल्टीप्लाई होगी जाकर के वहां पे, और अगर मान लिया सपोज करिए आप डबल फोर्स लेते हो तो भी फॉर्मूला एडजस्ट होके वहीं पे आ जाएगा। तो इस केस में जो टॉर्क जनरेट होगा वो इन दोनों फोर्सेस के कपल से जनरेट होगा। इसी वजह से आप ध्यान दीजिए कि जितना भारी दरवाजा होता है उसके लिए हिंज भी उतनी ही मजबूत बनाई जाती है। समझ रहे हैं आप? अगर इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगाना है, सारा फोर्स आपने इधर लगाना है, तो इधर मजबूती की क्या जरूरत है? आपने देखा होगा कि घरों में लोग बड़े-बड़े लोहे के गेट लगवाते हैं आगे की तरफ। जैसे बाउंड्री है या पूरा घर है और उसमें आगे की तरफ जो है वो लोहे का गेट लगवाते हैं। तो आप देखिए जब ये दीवार आ रही है, ये दीवार आ रही है और जब लोहे का गेट लगाना होता है तो यहाँ पे पहले पिलर बनवाते हैं वो। 2 पिलर बनवाते हैं, 2 पिलर बनवाने के बाद तब उसमें गेट लगवाते हैं। इसी में नेम प्लेट वगैरह और ये इस तरह से बल्ब वगैरह ये सब लगा देते हैं इसको सजाने के लिए। तो ये पिलर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? जितना भारी गेट होगा उस पे उतना ही ज़्यादा घुमाने के लिए ताकत चाहिए, उतना ही वो उधर से फोर्स लगेगा और उतना ही उसका वेट होगा, लोड होगा, तो इन सबको हैंडल करने के लिए आपको वहाँ पे मजबूती देनी पड़ती है। ऐसे ही आप कहोगे जैसे मैंने साइकिल और स्टीयरिंग का एग्ज़ाम्पल दिया था कि कपल लग रहा है, आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए साइकिल तो एक हैंडल से भी घुमाई जा सकती है। ठीक है, कई लोग साइकिल को जो है वो एक हाथ छोड़ देते हैं, एक से घुमाते रहते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए सपोज करिए ये साइकिल का हैंडल है और इसमें आपने एक ही तरफ ये फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा फोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ सेंटर पे लग जाएगा और इस टाइम पे टॉर्क जो है वो आपका, चूंकि डिस्टेंस कम हो गई है, आधी रह गई है, तो टॉर्क भी जो है वो आपका आधा रह जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एक हाथ से जो साइकिल चला रहा है उसे एक हाथ से थोड़ी सी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, हालांकि महसूस हो या ना हो वो एक अलग बात है। थोड़ी ज्यादा ताकत लगा मतलब ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है साइकिल को घुमाने के लिए। और जब भी आपका कभी डिसबैलेंस होने को होगा या आपको सावधानी से साइकिल चलाने की जरूरत पड़ेगी या भीड़ भाड़ में पहुंचोगे जहां पे आपको काफी बारीकी से चलना है, तुरंत आपका दूसरा हाथ यहाँ पे आ जाएगा। क्यों यहाँ पे आ जाएगा? ताकि डिस्टेंस बढ़ जाए, ताकि टॉर्क जो है वो आसानी से डेवलप हो, ज्यादा डेवलप हो, ताकि आप माइन्यूट कंट्रोल, जरा जरा सा इधर उधर ये करना है, ये चीजें सब आप कर पाओ। स्टीयरिंग में भी ऐसा ही होता है, आप एक हाथ से घुमाते रहिए, स्टीयरिंग घुमाते रहिए, हाईवे पे चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां से आप जाम में फंसेंगे या आपको धीरे धीरे करके चलना है, तुरंत आपके दोनों हाथ, या फिर बिल्कुल माइन्यूट सा है, जाम में इधर उधर हट बच के चलना है, तो देखिएगा आप दोनों ही हाथ जो है वो आप लगाओगे, क्योंकि उससे आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा, उससे आपको ज्यादा टॉर्क मिलेगा
और ज़्यादा टॉर्क की वजह से जो है आप आसानी से घुमा पाओगे हैंडल, जहाँ जैसा करना है वैसा कर पाओगे। तो ये कपल के और उसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स थे। मुझे उम्मीद है कि इनकी हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज हमने रोटेशनल मोशन का इनिशियल कर दिया है और इसमें हमने जो है वो मेन तो रिजिड बॉडी देखी और फिर उसके बाद एक फोर्स सिंगल है तो उसका टॉर्क क्या होगा और फिर 2 फोर्सेस का कपल है तो उसका टॉर्क क्या होगा, ये सब चीज़ें इसमें हमने डिटेल में देख ली हैं। तो आज की क्लास को फिर यहीं ख़त्म करते हैं और कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो मेन टॉपिक होगा आपका कि रोटेशन कैसे होता है और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या कांसेप्ट है, वो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, और बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा और आप